नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया, भारत और कनाडा के संबंधों के बारे में। अभी इस बीच में आप लोग भारत और कनाडा के संबंधों में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं। जब से G20 शिखर सम्मेलन हुआ है भारत में और यहाँ से कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो जब यहाँ से वापस गए तो उन्होंने 18 सितंबर को कनाडा के संसद में भारत पे आरोप लगाया कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी आतंकी भारत में मोस्ट वांटेड है, जिसको 2020 में एनआईए ने उसको रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया था। उसकी हत्या ब्रिटिश कोलंबिया में 18 जून को एक गुरुद्वारे के सामने कुछ अज्ञात लोग उसको गोली मार देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये आरोप भारत पे लगाया कि यहाँ की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं रॉ ने उसकी हत्या करा दी है, जिस पे भारत सरकार ने और यहाँ की जो एजेंसियाँ हैं इन निराधार आरोपों पे खंडन किया है। और जिसके परिणाम स्वरूप कनाडा सरकार ने भारत के एक राजनयिक को वहाँ से निकाल दिया है, वापस भेजने के लिए बोला है। जिसके उपरांत भारत ने भी 19 सितंबर को एक कनाडा के एक राजनयिक को 5 दिन के अंदर देश छोड़ने के लिए बोला है। और इस समय भारत और कनाडा के संबंध निचले स्तर पे आ गए हैं। हमारे देश में पंजाब सूबे में सिख आबादी बड़े पैमाने पर रहती है और ये जब से सिख धर्म प्रचलन में आया, गुरु गोविंद सिंह जी के समय के बाद से, उसके बाद सिख धर्म धीरे धीरे भारत में बढ़ता गया। सिख और हिंदू में संबंध दूध और पानी जैसा है कि दोनों को मिला दो तो एक ही जैसा दिखता है। क्योंकि जब मुग़ल या मुस्लिम आक्रांताओं या मुग़ल शासकों से जब हिंदुओं की रक्षा के लिए सिख धर्म के जो गुरु थे उन्होंने उनसे डटकर मुकाबला किया। एक समय ऐसा भी आया कि हिंदुओं के घर से जो बड़ा बेटा होता था वो सिख सेना में सिख गुरुओं के नेतृत्व में वो युद्ध करने के लिए जाते थे, वो सिख धर्म अपना लेते थे। और सिख भारत के हर क्षेत्र में, चाहे वो सेना हो, चाहे व्यापार हो, और एक तरह से वो विदेशों में भी भारत की सॉफ्ट पावर को प्रेजेंट करते हैं। चाहे भारत की आज़ादी की लड़ाई रही हो, जिसमें सिखों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, या देश के विकास में भी उनका महत्वपूर्ण रोल रहा है। कुछ जो भारत से नफरत करते हैं या भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं,
वो लोग पंजाब को अलग करके एक खालिस्तानी नाम से एक देश बनाना चाहते हैं, जिनकी संख्या बहुत मामूली है। जितने हमारे सिख भाई हैं उसमें से 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो इसका समर्थन करते हों। और ये मांग भिंडरवाले के समय में ज़ोर शोर से उठाई गई। उसके बाद अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आतंकवादियों ने कब्जा किया और वहाँ पे फिर सेना को भेजना पड़ा उसको मुक्त कराने के लिए, जिसमें हमारे कई सारे जवान और जो आतंकवादी वहाँ छुपे हुए थे वो मारे गए। उसके बाद देश में एक वैमनस्यता बढ़ी, जिसके फलस्वरूप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके सिख अंगरक्षकों 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उसके परिणाम स्वरूप देश में दंगे फसाद हुए, जिसमें हमारे बहुत सारे सिख भाई मारे गए और पंजाब उग्रवाद की चपेट में आ गया। और 10-15 साल तक पंजाब में बेगुनाह लोगों की हत्याएं होती रही। पत्रकार, पुलिस, व्यापारी, हर तरह के लोगों को प्रताड़ित किया गया और नौजवानों को बरगला के खालिस्तानियों ने, ये चरमपंथियों ने उसको खालिस्तानी मूवमेंट से जोड़ा और उसको काबू करने में बहुत सारा समय लगा, लमसम 10-12 साल लग गए। फिर पंजाब शांत हुआ और उसके बाद से जब खालिस्तानी आंदोलन स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोग जो चरमपंथी थे, जिनके ऊपर बहुत सारे केस थे, वो यहाँ से लीगल अनलीगल तरीके से भागकर कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में जाके बसे और वहाँ पे कुछ समय शांत रहने के बाद फिर से उन्होंने खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ाना स्टार्ट किया, जिसमें से एक प्रमुख नाम है गुरपतवंत पन्नू, जो खालिस्तानी आतंकी, ये भी भारत से ही भाग के गया है, जिसने SFJ सिक्स फॉर जस्टिस नाम की एक संस्था बनाई हुई है जो खालिस्तानी मांग करती है। बेसिकली इन लोगों का काम आतंक फैला के लोगों से उगवाही करना, पंजाब में मादक पदार्थों की तस्करी कराना, उससे बम विस्फोट कराना, कुल मिला के ये सारे क्राइम करते रहते हैं। बहुत सारे सिख चरमपंथी पाकिस्तान में भी रहते हैं। इसी तरह 1995 में एयर इंडिया फ़्लाइट 182 जो कनाडा से अमेरिका जा रही थी, उसको हवा में ही बम विस्फोट के द्वारा उड़ा दिया गया, हवा में ही, जिससे भारत और कनाडा के संबंध 20 सालों तक खराब रहे। भारत और कनाडा के संबंध देश की आज़ादी के बाद से ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए थे और व्यापार भी हो रहा था। लेकिन 1974 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया तो कनाडा ने, उस समय भी कनाडा और भारत के संबंध निचले स्तर पे आ गए। और उसके बाद जब पोखरण परमाणु 2 1998 में अटल बिहारी गवर्नमेंट ने किया तो भी कनाडा ने भारत के ऊपर प्रतिबंध भी लगाए, यहाँ से राजनयिक संबंध भी कम किया। कनाडा की अर्थव्यवस्था में
भारतीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। 1930 से ही भारतीय सिख, हिंदू जो भी कम्युनिटी है वो कनाडा में जाके रहते, पहले काम करने के लिए जाते थे, धीरे धीरे वहाँ के नागरिक हो गए। मुख्य रूप से जो भारतीय कनाडा में रहते हैं वो पहले वो कृषि, क्योंकि लेबर सस्ती थी, वहाँ के जाके कृषि में और पशुपालन में वो लगे। धीरे धीरे कम्युनिटी मजबूत होती गई भारतीय कम्युनिटी, और आज के टाइम में वहाँ कृषि, पशुपालन, होटल बिजनेस और क्या नाम है इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग निर्माण में भारतीयों की प्रमुख भूमिका है। और कनाडा की अर्थव्यवस्था में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर भी वहाँ बहुत संख्या में काम करते हैं। तो एक तरह से कनाडा की जो जनसंख्या है उसमें लगभग 3% के करीब भारतीय रहते हैं। लगभग 16 लाख भारतीय कनाडा में रहते हैं, जिनमें से 7,20,000 के करीब सिख भाई हैं, और उसमें से 1% के करीब एक खालिस्तानी समर्थक हैं जो वहाँ पे खालिस्तानी मूवमेंट चलाते हैं। वहाँ से वीडियो जारी करना, वहाँ से अभी पिछले दिनों में ही इंदिरा गांधी की एक परेड निकाली थी कि उनकी कैसे हत्या की जा रही है, उस पर भारतीय सरकार ने काफ़ी विरोध दर्ज कराया था। और भारत के कम से कम 20 ऐसे चरमपंथी, उग्रवादी और क्रिमिनल माइंडेड लोग यहाँ से भागकर कनाडा में बसे हुए हैं। भारत और कनाडा की प्रत्यर्पण संधि भी है। भारत कई बार उनसे प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुका है, उनको बीच बीच में इन लोगों के बारे में बताता रहता है कि इनको भारत प्रत्यर्पित किया जाए। लेकिन कनाडा का रवैया शुरू से ही खालिस्तानियों के प्रति ढुलमुल रहा है, और इस समय जो प्रेजेंट सरकार है, वर्तमान में सरकार है जस्टिन ट्रूडो की, उसमें खालिस्तानी चरमपंथियों का बोलबाला है, वो उनके दबाव में है, क्योंकि अगर वो इनको खालिस्तानियों से कोई कार्रवाई करते हैं तो उनकी सरकार गिरने का डर है। क्योंकि वहाँ की एक पार्टी है जगमीत सिंह करके, जो एक राजनीतिक पार्टी चलाते हैं, उनके समर्थन से सरकार टिकी हुई है। इस वजह से वो किसी तरह का एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जब से जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने कई सारे देशों से, जो उनके कनाडा अमेरिकी छत्रछाया में रहा है, वो नाटो संगठन में भी सम्मिलित है। वो I5 जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं, उसने बहुत कोशिश की है कि भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए, इन लोगों से ये सारे देश भारत के ऊपर दबाव बनाएं, लेकिन उसको कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही है, बल्कि वो अपने देश में ही घिरते जा रहे हैं। कनाडा की जो राजनीति है इस समय, वर्तमान समय में, क्योंकि वहाँ महंगाई और घरेलू समस्याएं बढ़ रही हैं, जिससे ध्यान भटकाने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई उसका आरोप भारत पर लगा दिया। भारत, और इससे भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज के टाइम में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। 140 करोड़ जनसंख्या भारत में निवास करती है। भारत का मैन पावर है
भारत अर्थव्यवस्था के मामले में मजबूत है। भारत और कनाडा के जो व्यापार होता है वो लगभग $9 अरब डॉलर के करीब है, जो लगभग बराबर ही 4.20 और 4.80 के करीब व्यापार होता है दोनों में, आयात निर्यात। मुख्य रूप से कनाडा से दालें, बॉयलर, परमाणु सामग्री, डेयरी प्रोडक्ट इन भारत आता है, और भारत से इंजीनियरिंग का सामान, और कृषि संबंधित उपकरण, और यहाँ से सर्विस सेक्टर में बहुत सारा आईटी सेक्टर में कनाडा में इम्पोर्ट होता है। कनाडा में जो विदेशी छात्र पढ़ने जाते हैं उसमें लगभग 40% के करीब भारतीय छात्र होते हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान करते हैं। लगभग 75,000 करोड़ के करीब भारतीय छात्र वहाँ खर्चा करते हैं। कनाडा में जो पर्यटन है, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रतिवर्ष कनाडा में पर्यटन क्षेत्र में योगदान करते हैं। तो इससे अगर भारत और कनाडा के संबंध खराब होते हैं तो इसमें कनाडा का ज़्यादा नुकसान होगा। भारत ने अभी वहाँ वीज़ा प्रतिबंध भी लगा दिया है। जो 19 सितंबर को वीज़ा प्रतिबंध लगाया है और अगले आदेश तक वो प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी कनाडियन नागरिक जो है भारत में नहीं आ सकता है। तो भारत सरकार कई सारे कदम उठाई है इसके उसमें। एक तो वहाँ के राजनयिक को बाहर निकाला है, दूसरा जो इनकी ट्रेड डील चल रही थी उसको पोस्टपोन किया है, उसके बाद वीज़ा प्रतिबंध लगाया है, और अभी एनआईए और सीबीआई ने पंजाब के अंदर बड़े पैमाने पर छापेमारी और संपत्तियों की जब्ती की है इन आतंकवादियों की। तो भारत अपनी तरफ से कठोर कदम उठा रहा है, और कनाडा अभी भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, लेकिन वहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं या वहाँ की जो मीडिया चैनल है और जो वहाँ के वैसे लोग हैं जिनको इस चीज़ों से मतलब नहीं है, वो वहाँ की सरकार को ही एक तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं। वहाँ के प्रधानमंत्री एक तरह से दबाव में हैं, और भारत की जो सॉफ्ट पावर है, जो भारत से विदेशी संबंध हैं, उसका भी भारत को फ़ायदा मिल रहा है। कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर बोलने की स्थिति में नहीं है, और भारत ने इन सभी जो आरोप लगाए गए हैं उनका सभी आरोपों का खंडन किया है। तो इससे कनाडा का ही नुकसान होगा। भारत और कनाडा के संबंध खट्टे मीठे वाले रहे हैं, क्योंकि दोनों परमाणु परीक्षणों के बाद भी रिश्तों में शिथिलता आ गई थी। और जब से जस्टिन ट्रूडो की सरकार आई है, खालिस्तानी कनाडा के अंदर उनकी गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, और वो पंजाब के अंदर अराजकता कह रहे हैं, लोगों से अवैध वसूली, मादक पदार्थों की तस्करी, वहाँ के नौजवानों को बरगलाना, कई सारी अभी बीच में हत्याएं भी हुई हैं, और पंजाब के जो गैंगस्टर हैं वो भी जाके वहीं कनाडा में वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, जिनके खिलाफ भारतीय सरकार बार बार प्रत्यर्पण का और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध कर रही है कनाडा सरकार से।
लेकिन उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और ये देखने में लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी अभी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जब तक ये सरकार है। सरकार वहाँ की बदलेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि जो नई सरकार होगी वो किस तरह के कदम उठाएगी, कैसे अपने संबंधों को फिर से बहाल करेगी या उस पर कैसा एक्शन लेगी। लेकिन भारतीय सरकार खालिस्तानियों के ऊपर, वहाँ के उनसे समर्थकों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्ति जब्त कर रही है, उनको रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा रही है, नए नए उनके ऊपर डोजियर तैयार हो रहे हैं जो अन्य देशों के साथ शेयर किए जाएंगे ताकि इनसे विदेशों में भी इनके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये सारी बातें हैं जो अभी आप लोग इन हफ्तों में सुन रहे हैं। भारत और कनाडा में जो विवाद चल रहा है वो खालिस्तानी सपोर्ट और उसके विरोध में, क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वो उसके देश में किसी भी तरह की अराजकता फैलाई जाए। सबको संगठन बनाने की, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन देश तोड़ने की आज़ादी किसी को नहीं मिल सकती। और ये बातें सभी अंतर्राष्ट्रीय सभी देशों को समझनी चाहिए कि इन सब चरमपंथी गुटों का समर्थन करके क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन आगे चल के जो सांप पालेगा उसको खुद ही डसेगा। आज हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है। उसने भारत में छंद आतंकवाद को बढ़ावा देने और यहाँ से भागे हुए आतंकवादियों को, चरमपंथियों को किस तरह पनाह दे रहा है और आज वो किस हालात में पहुँच गया है। खाने को वहाँ नहीं अट रहा है, गरीबी वहाँ चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, देश दिवालिया होने के कगार पे है। तो जो भी इन आतंकवादियों का सपोर्ट करेगा, चरमपंथियों को सपोर्ट करेगा, जो इनको पनाह देगा, कभी न कभी उस देश के भी साथ वो लोग गलत करेंगे। जो गतिविधियां वहाँ फैला रहे हैं धीरे धीरे वहाँ बढ़ती जाएंगी और वो उस देश या समाज को विकृत करेंगे। तो इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कनाडा की तरफ से। उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अस्तित्व की भावना और सभी देशों की संप्रभुता का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई देश ऐसा नहीं करता है तो वो विश्व बिरादरी से एक तरह से संदेह की नज़रिए से देखा जाता है, जैसे आजकल पाकिस्तान के साथ हो रहा है। कोई भी देश उसके साथ सही संबंध नहीं रखना चाहता, कोई भी उसके बगल नहीं खड़ा होना चाहता है। सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं में वो संदिग्ध के नज़र से देखा जाता है। तो ऐसे कहीं कनाडा के साथ ना हो जाए, क्योंकि अभी तक कनाडा जो है विश्व राजनीति में बहुत बड़ी भूमिका नहीं रही है। अर्थव्यवस्था के मामले में ठीक ठाक है, जनसंख्या वहाँ की कम है, ज़मीनें बहुत हैं, तो इस वजह से वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक ठाक रही है। दूसरा, अभी तक वो अमेरिका की छत्र छाया में रहा है, व्यापार भी वो ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिका के साथ करता है। उसकी विदेश नीति भी अमेरिका से मिलती जुलती रही है, जिस तरफ अमेरिका रहा है उसी तरफ कनाडा भी रहता था। लेकिन इस बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में सभी देश को एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना और किसी भी तरह के आतंकवाद, चरमपंथ
उग्रवाद को बढ़ावा न देना, उसके ऊपर प्रभावी कार्रवाई करना, ये सभी का दायित्व है। अगर ये नहीं करते हैं और ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं तो दोनों देशों के संबंध अभी तो इस हालात में है, आगे और हालत बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी एक एक राजनयिक को बाहर निकाला है अपने देश से। आगे चल के ऐसा ना हो कि कहीं राजनयिक वापस बुलाए जाने लगें, व्यापार पे रोक लगे, तो और इससे और भी संगतियाँ बढ़ेंगी और वैमनस्य बढ़ेगा, और ये किसी के लिए भी भला नहीं है। क्योंकि कनाडा में भी भारतीय लोगों की अच्छी खासी तादाद है और वहाँ के समाज में उनकी एक अलग पहचान है। वो वहाँ के उस देश को तरक्की में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। भारत की लमसम लगभग 600 कंपनियां कनाडा में ऑपरेट होती हैं और कनाडा की 1000 कंपनी के करीब जो है भारत में व्यापार करती हैं या काम करती हैं। भारत कनाडा के कई सारे साथ मिलके प्रोग्राम चल रहे हैं। भारत की बहुत सारी कंपनियां कनाडा के पेंशन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये अगर ऐसा चलता रहा तो आगे चल के भारत कनाडा के संबंध और भी निचले स्तर पे जाएंगे और इससे दोनों देशों को हानि होगी और भारत से ज़्यादा हानि कनाडा की होगी, क्योंकि वहाँ के कृषि क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बहुत से भारतीय छात्र वहाँ पढ़ने जाते हैं। उसके बाद वहाँ के पर्यटन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। बहुत से भारतीय लाखों की संख्या में हर साल भारतीय कनाडा घूमने जाते हैं, उससे भी वहाँ की अर्थव्यवस्था को बहुत फ़ायदा मिलता है। तो इन सब जो चीज़ों को ध्यान रखते हुए कनाडा सरकार को, वहाँ के गवर्नमेंट को बैक चैनल से या राजनीतिक संबंधों के द्वारा बातचीत करके इस समस्या को हल करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम लोग भारत और कनाडा के जो अभी खालिस्तानी आतंकी की हत्या को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसके बारे में बात किया। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे और किसी विषय के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।